आज हम एक चुनावी नतीजे को सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि उसकी परतें उधेड़ेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़ों, जमीनी हकीकत और अच्छी गवर्नेंस को मिलाकर जीत तक जाने वाला रास्ता असल में कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पूरी पड़ताल का जो सार है वो बस ये एक नंबर है, 3321। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। असल में ये एक गणितीय पहेली है जिसे हल करना है। ये जीत और हार के बीच का सटीक फासला है। तो चलिए पहले 2023 के मैदान को समझ लेते हैं। धौनी, जो कि एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, यहाँ लगभग 2.5 लाख वोटर हैं। 74% लोगों ने वोट डाला। बीजेपी को मिले 8,263 वोट और कांग्रेस को 78,742। और ठीक यहीं पर वो फासला पैदा हुआ, 3,321 वोटों का। यही इस पूरी कहानी की जड़ है। अब इन नंबरों से आगे बढ़ते हैं और उस जमीन को समझते हैं जहां ये चुनाव हुआ। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को वहां के समाज, वहां के जंगल और वहां की अर्थव्यवस्था से अलग करके समझना नामुमकिन है। ये देखिए, नक्शे पर धौनी मध्य प्रदेश के ठीक दिल में बसा है। और जैसा मैंने कहा, ये एक आरक्षित सीट है। इसका मतलब है कि यहाँ की राजनीति और लोगों की उम्मीदें सीधे सीधे आदिवासी समुदायों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की आबादी में मुख्य रूप से बैगा, गोंड और कोल समुदाय के लोग हैं। इनमें से भी बैगा समुदाय एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है, जिनकी जरूरतों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की 2 पटरियां हैं। एक तरफ सिंगरौली का बड़ा कोयला उद्योग है, तो दूसरी तरफ जंगल और खेती पर टिकी जिंदगी, जैसे तेंदुपत्ता इकट्ठा करना। लेकिन इन सब के नीचे कृषि संकट और गरीबी की एक गहरी और कड़वी सच्चाई भी है। ये जो शिकायतें हैं ना, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। ये वो बीज हैं जिनसे राजनीतिक जनादेश उगता है। जब गांव तक पक्की सड़क नहीं होती, जब अस्पताल दूर होता है, जब नौजवानों के हाथ में काम नहीं होता, तो यही मुद्दे वोट में बदलते हैं। ये लोगों का रोज का संघर्ष है। अच्छा, तो आज की जमीनी हकीकत तो ये है, पर यह तस्वीर एक दिन में नहीं बनी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और पिछले 30 सालों के चुनावी पैटर्न को देखते हैं, जो इस इलाके के राजनीतिक मिजाज को खोल कर रख देगा। 2023 का मुकाबला कितना कांटे का था, ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है। दोनों पार्टियों में फासला बहुत मामूली था। अब सवाल ही उठता है कि आखिर ये मुकाबला इतना नजदीकी हो कैसे गया? जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। जरा इस सफर को देखिए। 1993 में जहां सिर्फ 44% लोग वोट डाल रहे थे, वहीं 2023 आते आते ये आंकड़ा 74% तक पहुंच गया। यह हमें क्या बताता है? ये बताता है कि धौनी का वोटर अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है, ज्यादा सक्रिय है और अपनी सरकार से ज्यादा की उम्मीद रखता है। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। यहाँ के आदिवासी वोटरों की वफादारी किसी एक पार्टी के नाम पर लिखी नहीं है। आंकड़े गवाह हैं कि उन्होंने वक्त वक्त पर पार्टियों को बदला है। वो काम को तौलते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। वो काम पर इनाम भी देते हैं और काम न होने पर सजा भी। और ये सारा जो डेटा है, ये जो विश्लेषण है, इसके दिल में एक बहुत ही बुनियादी संवैधानिक मूल्य है, मानवीय गरिमा, हर इंसान का सम्मान। और यही वजह है कि पब्लिक में जब भी कोई बात हो, वो सबूतों और जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। चलिए अब जमीनी हकीकत और इतिहास को समझकर रणनीति की बिसात बिछाते हैं। देखते हैं कि इस मैदान में कौन सी बड़ी ताकतें काम कर रही हैं और चुनौती देने वाले पक्ष के लिए मौके और मुश्किलें क्या हैं। राजनीतिक तौर पर डबल इंजन सरकार का एक मजबूत ढांचा है। आर्थिक तौर पर कोयले और खेती पर जो निर्भरता है, वो एक बेचैनी पैदा करती है। सामाजिक रूप से देखें तो ग्रामीण इलाकों में साक्षरता कम होने का मतलब है कि लोगों तक सीधी, सरल भाषा में पहुंचना होगा। और कानूनी तौर पर पेशा और वन अधिकार जैसे कानूनों का जमीन पर ठीक से लागू ना होना एक बड़ा मुद्दा है, और यही एक मौका भी। तो मोटे तौर पर तस्वीर क्या बनती है? ताकत है जमीनी स्तर पर आदिवासी नेटवर्क, कमजोरी है पार्टी का ढीला ढाला संगठन, सबसे बड़ा मौका है लोगों की वो जरूरतें जो पूरी नहीं हुईं, और सबसे बड़ा खतरा है सत्ताधारी पार्टी का ताकतवर प्रचार और संसाधन। असली चुनौती यही है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन मौकों को कैसे भुनाया जाए। तो अब सवाल ये है
कि किया क्या जाए, इस सारे विश्लेषण को एक्शन में कैसे बदला जाए, उन 3,321 वोटों का फासला कैसे भरा जाए। चलिए एक एक्शन प्लान देखते हैं। एक असरदार अभियान की शुरुआत होती है जमीन पर मौजूदगी बढ़ाने से। मान लीजिए चुनाव से 60 दिन पहले स्वास्थ्य कैंप और कानूनी सहायता कैंप लगाकर ये दिखाना कि सरकार कहाँ-कहाँ कमजोर पड़ रही है। फिर अगले 30 दिन अफवाहों और झूठी खबरों का जवाब तथ्यों से देना और सड़क, स्वास्थ्य जैसे ठोस गारंटी वाली एक बुकलेट लोगों तक पहुंचाना। और फिर आते हैं आखिरी सबसे अहम 14 दिन। अब पूरी ताकत झोंकने का वक्त है। बूथ लेवल पर अपनी टीम तैयार करना, उम्मीदवार का हर एक जरूरी बूथ पर खुद जाना और आखिरी में वोटिंग वाले दिन ये पक्का करना कि एक-एक समर्थक वोट डालने निकले। ये छोटे-छोटे कदम ही जीत और हार का फैसला करते हैं। देखिए, ये लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती, ये एक साझेदारी से जीती जाती है। उम्मीदवार को गांव-गांव की धूल छाननी होगी, लोगों की संस्कृति का सम्मान करना होगा, उनसे सीधा रिश्ता बनाना होगा। और वहीं पार्टी के बड़े नेतृत्व को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्हें संसाधन देने होंगे, संसद में उस इलाके की आवाज उठानी होगी और सही रणनीति के लिए डेटा देना होगा। आज के तकनीकी दौर में एक बुनियादी मूल्य को याद रखना बहुत जरूरी है, वो है नागरिकों की सहमति। उनके साथ कोई भी संवाद उनकी मर्जी से ही होना चाहिए। ये भारत के डेटा संरक्षण कानून की भी आत्मा है। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के सम्मान का सवाल है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये सब हमें राजनीति के भविष्य के बारे में क्या बताता है? आगे का रास्ता साफ है। अब राजनीति चेहरों या नारों से नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस से, काम से चलेगी। चुनाव जीतने के लिए एक अनुशासित सिस्टम चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जो लोगों की रोजमर्रा की दिक्कतों को समझने और उन्हें हल करने के लिए बनाया गया हो। और आखिर में सवाल यही है, क्या धोनी का भविष्य वैसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है, या फिर वहां शासन की एक ऐसी नई व्यवस्था आएगी जो लोगों को जवाब दे, उनकी सुने और सही मायनों में उनके लिए काम करें? इसका फैसला आखिरकार वहां के लोगों और उनके नेताओं को ही करना है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-42041-602. Purpose beyond politics.